शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। जय हिंद, मेरा नाम है शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मील। बहुत से अपने एपिसोड में हम इस बात का जिक्र आपसे लंबे समय से करते आए हैं कि इजराइल कोई देश नहीं है, इजराइल कोई मुल्क नहीं है, कोई कंट्री नहीं है, कोई रियासत नहीं है, ना कोई सूबा है, ना कोई इलाका है, बल्कि वो तो अमेरिका और पश्चिमी नेटो देशों का एक सैन्य मिलिट्री अड्डा है, एक मिलिट्री बेस है, जहां से अमेरिका अपने मंसूबों को अंजाम दिया करता है, पश्चिमी देश अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया करते हैं। लेकिन शायद अमेरिका वालों ने टाइम्स मेल के उन जुमलों को सुन लिया है, जिसके बाद अब उनके बड़े बड़े अखबारों में लेख छपने लगे हैं इन्हीं चीजों को लेकर के कि अमेरिका तो सबसे बड़ा बॉस है, सब कुछ करने वाला अमेरिका है, सब कुछ को अंजाम देने वाला अमेरिका है, नाम बस इजराइल का हो रहा है। लेकिन इससे अमेरिका की अब अपनी नाक पर सवाल उठ गया है, अमेरिका की अपनी भूमिका पर सवाल उठ गया है कि सारा मेहनत करे अमेरिका, इजराइल के पीछे खड़ा रहे अमेरिका, इजराइल के लिए जंग लड़े अमेरिका, और जब मलाई खाने का वक्त आए तो नाम इजराइल का हो रहा है, सारे कारनामों की तारीफ इजराइल की हो रही है। गोदी मीडिया से लेके पश्चिमी मीडिया तक सब के सब इजराइल की तारीफ कर रहे हैं, अमेरिका की कोई तारीफ नहीं कर रहा, क्योंकि सामने फ्रंट पर मुखौटा जो नजर आ रहा है वो है नेतन्याहू का, वो है इजराइल का। बैक फ्रंट पर जो खड़ा है, बैक फुट पर जो खड़ा है, पीछे जो खड़ा है वो है अमेरिका। तो ऐसे में जो सामने नजर आ रहा है उसी की तारीफ होगी, जो दिखता है वो बिकता है। अमेरिका पीछे खड़ा है, इजराइल आगे खड़ा है, और अब यही बातें अमेरिकन को खराब लग रही है। अब यही बातें अमेरिकन के कान में चुभ रही है कि भाई हम तो विश्व गुरु हैं, हम तो सुपर पावर हैं, हम तो दुनिया भर के नेताओं के उस्ताद हैं, इसके बावजूद भी अगर इजराइल हमारा ही उस्ताद बनने पर तुल गया है तो फिर हमारे अपने वजूद का क्या होगा। अमेरिका को अब अपनी चिंता सताने लगी है कि सब कुछ तो वही कर रहा है, लेकिन नाम इजराइल का हो रहा है, तारीफ इजराइल का हो रहा है, बढ़ाई इजराइल की हो रही है, अमेरिका को कोई पूछ नहीं रहा। और अब अमेरिका के अखबारों ने जो लेख लिखा है उसे पढ़ने के बाद शायद कई दिनों तक इस बात के बहस मुबाहसे शुरू हो जाएं कि अमेरिका बड़ा या इजराइल, इजराइल बड़ा या अमेरिका, अमेरिका को चलाने वाली सबसे अमीर लॉबी बड़ी है या फिर इजराइल को चलाने वाले नेता ज्यादा बड़े हो गए हैं। जय दोस्तों, अमेरिका का जो सबसे पुराना और मशहूर अखबार है द न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने यहाँ एक आर्टिकल छापा है, और उस आर्टिकल को जब से उसने छापा है तब से इजरायली मीडिया में बिल्कुल मातम छाया हुआ है, मुर्दनी छाई हुई है। नेतन्याहू से लेकर उनके बड़े बड़े मंत्रियों को अब तक सदमा लग चुका होगा कि आखिर अमेरिका हमारे बारे में सोच क्या रहा है, आखिर दुनिया भर के लोग अमेरिका के बारे में क्या सोच रहे हैं और उनके ख्यालात क्या बनते जा रहे हैं बाइडेन के खिलाफ, नेतन्याहू के बारे में या अमेरिकी प्रशासन के बारे में। इन सारी चीजों का पोल पट्टी खोलते हुए अमेरिका की सियासत में इजराइल के बारे में किस नजर से देखा जाता है, इन सारे नजरियात के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे उस आर्टिकल के बारे में आप आज हमारे इस एपिसोड के बारे में देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि उस आर्टिकल का मतलब क्या है और किस तरह से वो इजराइल और अमेरिका के संबंधों को बिगड़ते हुए ताल्लुकात को दिखा रहा है, और कैसे दिखा रहा है कि 36 का आंकड़ा, दायरा उसका बढ़ता जा रहा है। जो थोड़ी बहुत इख्तलाफ थी और बड़ा इख्तलाफ हो गया है और धुआं उठने लगा है उस रिश्ते से जिसे अमेरिका और इजराइल का रिश्ता कहते हैं, जिसे बाप और बेटे जैसा रिश्ता कहते हैं। एक पाले हुए गुंडे और उसके मालिक के बीच का रिश्ते के तौर पर देखते हैं कि कैसे उन्हीं का पाला हुआ गुंडा अब उन्हीं के वजूद पर सवाल खड़ा करने लगा है, उन्हीं के ऊपर कैसे लाल लाल आंखें दिखा रहा है, अपने नजरें तान करके उनको घुर्रा रहा है, चढ़ा रहा है, समझा रहा है, धमका रहा है। इन तमाम मसले मसाइल पर बात करेंगे। देखिए कि द न्यूयॉर्क टाइम्स ने आखिर अपने आर्टिकल में लिखा क्या है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने आर्टिकल में टाइटल दिया है, मिडिल ईस्ट में इजराइल का दबदबा, अमेरिका की भूमिका कम हो रही है। उसने ये आर्टिकल अपना लिखा है, 28 अक्टूबर का ये आर्टिकल है, जिसे लिखा है
बहुत ही दुनिया के जाने माने सीनियर पत्रकार जिनका नाम है मार्क लैंडलर, और ये जो पत्रकार हैं सीनियर पत्रकार मार्क लैंडलर, इनका यह कहना है कि ईरान के खिलाफ इजराइल का जो ताज़ा हमला है उसके बारे में जानकार और मिडिल ईस्ट के जो राजनयिक हैं उनका कहना है कि एक बात तो बिल्कुल अब साफ हो चुकी है कि इजराइल चाहे अच्छा हो या बुरा, यानी इजराइल चाहे अच्छा हो या बुरा, मिडिल ईस्ट में घटनाओं को वही कंट्रोल कर रहा है। सीनियर पत्रकार मार्क लैंडलर ने न्यूयॉर्क टाइम्स में 28 अक्टूबर को अपने लेख में जो बातें लिखी उसे आपको गौर करना चाहिए। उन्होंने बाकायदा मिडिल ईस्ट के जो राजनयिक हैं और जो जानकार हैं उनके हवाले से उसने उस बात को सामने लाकर रख दिया है जो अमेरिकन सोचते हैं, और इसमें इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया है, वाज़ेह कर दिया है कि अमेरिका चाहे अच्छा हो या बुरा, लेकिन इतना तो साफ हो गया है कि मिडिल ईस्ट में सब कुछ कंट्रोल अगर कोई कर रहा है तो वो इजराइल है। यानी अमेरिका के हाथ में कुछ भी नहीं है, जैसा कि अब तक सामने देखा जा रहा था कि बात बात में इजराइल की मदद करने के लिए अमेरिका आ रहा था। अमेरिका को सूचनाएं भेजी जाती थी कि हम ये एक्शन लेने वाले हैं, हम ये एक्शन लेने जा रहे हैं। हर तरह से अमेरिका को रिपोर्ट किया जाता था, और शायद इसी का नतीजा ये हो गया है कि राजनयिक भी मान रहे हैं, बड़े बड़े राजनयिक भी मान रहे हैं, और मिडिल ईस्ट के जानकार भी ये मान रहे हैं कि इजराइल चाहे अच्छा हो या बुरा, लेकिन हालात को अब वही कंट्रोल कर रहा है पूरे मिडिल ईस्ट में। क्योंकि जो अमेरिका है उसकी भूमिका अब सिर्फ एक विंग मैन के तौर पर रह गई है। उसकी भूमिका ही विंग मैन के तौर पर उसका किरदार बचा रह गया। विंग मैन कहते किसे? विंग मैन वो है जो किसी मुसीबत के समय आपकी मदद के लिए आपके सामने आ जाए। ये पश्चिम का दिया हुआ एक शब्द है, वेस्टर्न मीडिया में यूज किया जाने वाला। सिनेमा जगत में भी विंग मैन का एक किरदार रहा है कि वो भूमिका में रहेगा, तुरंत आकर के वो आपकी मदद करेगा, वो सारे मामलों को खुद ही डील कर लेगा, बस आप एक सामने एक मूरत की तरह खड़े रहेंगे, लेकिन सब कुछ वही करेगा। तो सब कुछ अमेरिका कर रहा है, लेकिन जानकार ये मान रहे हैं कि सब कुछ कंट्रोल तो इजराइल कर रहा है। तो ऐसे में अमेरिका की छवि को बहुत बड़ा धक्का लग रहा है। यानी जो उसको सम्मान मिलना चाहिए था वो वाला सम्मान उसे दुनिया नहीं दे रही है। तारीफ इजराइल की हो रही है, कारनामा अमेरिका कर रहा है, पसीने अमेरिका बहा रहा है, लेकिन मेहनत की तारीफ हो रही है इजराइल की। यह हालत हो गई है इस वक्त। और ये कहा जा रहा है कि ये विंग मैन की जो छवि अमेरिका की बन गई है, उसके सहयोगी कई मोर्चों पर जंग लड़ रहे हैं और वो कुछ कर नहीं पा रहा है। जिस तरह से विंगमैन की भूमिका में वो है, वो सिर्फ इजराइल को बचाने के लिए आ पा रहा है। इजराइल पर उसका कोई जोर नहीं हो रहा है, कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है, ना इजराइल उसकी बात मान रहा है। आगे चल के सब सारी चीजें आपके सामने आ जाएगी। इसने सीधे तौर पर कहा है, मार्क लैंडलर साहब कहते हैं कि बड़ा ही बुनियादी बदलाव है। इराक जंग के समय पर कैंप डेविड में राष्ट्रपति के लिए अमेरिका ने लंबे वक्त से खुद को मिडिल ईस्ट में एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी के तौर पर पेश किया। एक बड़ा ही रोल प्ले किया उसने, बड़े किरदार के तौर पर उसने अपने आप को खड़ा किया कि मिडिल ईस्ट में वो जो चाहेगा वो करेगा। इनका कहने का मतलब यही है कि उसने जो अपना किरदार अब तक खड़ा किया हुआ था इराक जंग के बाद, कि वो मिडिल ईस्ट में कुछ भी कर सकता है, कोई भी सत्ता परिवर्तन करा सकता है, कोई भी चुनाव करा सकता है, कहीं भी अपने लोगों को बैठा सकता है बड़े ओहदे पर, और किसी भी देश के राजनीतिक मामले में दखल दे सकता है, उसके सियासी मामले में, घरेलू मामले में दखल दे सकता है। अब वो शायद रुतबा अब वो खत्म हो रहा है, क्योंकि उस वक्त तक उसे एक बड़े रोल प्लेयर के तौर पर देखा जा रहा था, कि बड़े किरदार के तौर पर देखा जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहले अमेरिका की ये कोशिश होती थी कि वो भले ही पूरे मिडिल ईस्ट के इतिहास को, तारीख को बदल ना पाए, पूरे इतिहास के सिलेबस को चेंज ना कर पाए, लेकिन उसकी जो किरदार होती थी, उसकी भूमिका से लोग इनकार नहीं करते थे। उसकी भूमिका प्रभावी होती थी, असरदार होता था अमेरिका का किरदार। लेकिन अब अमेरिका धूमिल हो रहा है। सबसे बड़ा रोल प्ले अब कौन कर रहा है? इजराइल कर रहा है। सारी मेहनत अमेरिका, और जब माल खाने की बारी आई तब इजराइल सामने आ रहा है। ये हालत हो गई है अमेरिका की। मार्क लैंडलर कहते हैं कि इजराइल अपने दुश्मनों के खिलाफ हमले कर रहा है, जिसमें लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में
हमास और उसके समर्थन वाले ईरान मिलिशिया शामिल है। मतलब इनका कहने का मतलब यह है कि एक तरह से आप समझ लीजिए कि हमास, हूती, हिजबुल्लाह, इराक में मौजूद जो मिलिशिया है वो सारे हो गए। ये सारे सहयोगी कौन है, प्रॉक्सीज कौन है, वो ईरानियन प्रॉक्सीज हैं। मतलब एक तरह से ईरान के जरिए अघोषित किए हुए सैनिक हैं, जिनकी सारी फंडिंग ईरान करता है, हथियारों की डीलिंग ईरान करता है, उनको जंग की ट्रेनिंग देने वाला खुद ही ईरान है, IRGC है। पीछे खड़ा कौन है, ईरान। हर तरह से मदद करता है कौन, ईरान। इसलिए इनका यही कहना है कि ये जो हालात बनते जा रहे हैं कि अमेरिका अब धूमिल होता जा रहा है। जो अमेरिका पूरे हिस्ट्री को कंट्रोल करता था, अब वो चीजें उसके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। यहां तक कि राष्ट्रपति बाइडेन को लगता है कि उनका जो असर है, उनका जो किरदार है, बहुत ही छोटा हो गया है नेतन्याहू के सामने, इजराइल के सामने। मतलब इतना बड़ा का बिंदी भर का देश है इजराइल, और अमेरिका इतना बड़ा है। तो एक बिंदी भर का देश और इतना बड़ा देश में फर्क तो हो गया, लेकिन बड़े वाले देश का बड़ा नाम नहीं हो रहा है। इसलिए जो बाइडेन को यह लगता है कि उनका किरदार जो है बहुत ही छोटा हो गया है। उनका किरदार जबकि एक बड़ा होना चाहिए था, उनका प्रभाव बहुत ही सीमित हो गया है, असर ही बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है, बहुत कम असर उनका रह गया है। लेकिन जिस तरह से उनके पहले के लोग, यानी पहले के अमेरिकन नेता अपनी जंगी काबिलियत, अपनी कूटनीति के जरिए बड़े बड़े मंसूबों का अंजाम दिया करते थे, जो बाइडेन कहीं ना कहीं उसमें फेल होते नजर आ रहे हैं, नाकाम होते नजर आ रहे हैं। ये वैसा काम नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि मार्क लैंडलर ये भी मानते हैं कि इजराइल ने थोड़ा सा उसने अमेरिका की बातों को कहीं ना कहीं से गंभीरता से लिया है और अमेरिका की बातों को मानने की उसने कोशिश की है, उसका एक असर भी दिखा है। खास तौर से जब इजराइल ने ईरान के ऊपर ताजा हमला किया जुमे के रोज, उस वक्त उसने अमेरिका की अपील को, अमेरिका के आह्वान पर उसने गौर किया, विचार किया। अमेरिका ने मना किया था कि नहीं, ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं करना, तो उसने हमला नहीं किया। अमेरिका ने मना किया था कि ईरान के ऑयल प्रोजेक्ट पर, ऑयल रिसोर्सेज पर आपको अटैक नहीं करना, तो इजराइल ने अटैक नहीं किया। यानी यहां तक तो उसने दिखाया कि हम अमेरिका की बातों को मानते हैं। लेकिन ईरान के ऑयल फैसिलिटीज पर और न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला ना करने का मतलब ये नहीं है कि इजराइल अमेरिका की हर बात मान ही रहा है, या जितना अमेरिका कह रहा है उतना ही इजराइल कर रहा है। बल्कि इस आर्टिकल में यह भी बताया गया है कि यह भ्रम में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यही वो इजराइल है जिसने गाजा में अब तक लंबे समय से जो कोशिश चली आ रही कि भाई साहब अब हमें सीज फायर करनी है, अब हमें युद्ध विराम करना है, वहां गाजा में राहत सामग्री पहुंचानी है। इन तमाम चीजों को लेकर के इजराइल का नजरिया बिल्कुल अमेरिका से अलग रहा है। अमेरिका लाख चाहने के बावजूद भी नेतन्याहू अपनी बात नहीं मान रहे हैं। आप याद रखिए कि किस तरीके से जून में इजराइल और हमास के बीच में जो सीज फायर की डील हो रही थी, उसमें नेतन्याहू ने अपनी कुछ नई शर्तों को घुसेड़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद सीज फायर का मामला बिगड़ने लगा और अमेरिका के तमाम सहयोगियों की कोशिश के बावजूद भी सीज फायर नहीं हो सका। यहां तक कि आप इस घटनाक्रम को ऐसे भी समझ लीजिए कि जिन लोगों से अमेरिका को सीज फायर की उम्मीद थी और जिन लोगों के साथ इजराइल मिल बैठकर सीज फायर करना चाह रहा था, यानी हमास के जिन नेताओं के साथ इसी बात की डील हो रही थी कि कैसे बंधकों को छुड़ाना है और सीज फायर लागू करना है, उन्हीं हमास के नेताओं का इजराइल कत्ल कर देता है। चाहे मामला इस्माइल हानिया का हो या फिर यहिया सिनवार का हो। जब आपने उनका ही कत्ल कर दिया, टॉप मिलिट्री शिप का ही कत्ल कर दिया, तो आप बात किससे करेंगे? हमास को संभालने वाले अमरीकी नहीं हैं, ना हमास को संभालने वाले मिस्र के हैं और ना ही हमास को संभालने वाले कतर के नेता हैं। हमास को संभालने वाले हमास के ही नेता हैं और उनके जिंदा रहने पर ही आमने सामने आप बात कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये भी भरोसा दिलाना पड़ेगा कि सीज फायर अगर होती है तो हम जबरन आपको नुकसान नहीं करेंगे, आपसे बदला हम लेने नहीं चलेंगे, क्योंकि आपने मारा तो हमने भी मारा। तो जंग में दो तरफा बातें होती हैं, दोनों तरफ की सहमति होनी चाहिए, तभी कोई सीज फायर होता, वरना लड़ते रहिए। यहिया सिनवार मारे गए। इनसे पहले आप इस्माइल हानिया को देख लीजिए, चाहे इस्माइल हानिया मरे हो, चाहे यहिया सिनवार मरे हो, चाहे हमास का कोई और दूसरा टॉप लीडर मरा हो, क्या हमास ने सरेंडर कर दिया?
क्या हमास ने जंग लड़ना छोड़ दिया? क्या हमास ने मरकावा टैंकों को उड़ाना छोड़ दिया, या इजरायली सैनिकों को गोली मारना छोड़ दिया, या जो बंधक बनाए हैं हमास ने उनको छोड़ दिया? छोड़ा तो कुछ भी नहीं, क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर चैनल बना हुआ है, एक प्रॉपर तरतीब बनी हुई है कि एक जाएगा दूसरा आएगा। वो सीट खाली नहीं रहनी है, वो चलते रहना है, क्योंकि इनको मालूम है कि इनका मकसद क्या है, कब क्या डिसीजन लेना है। यह प्रॉपर तरीके से हमास को मालूम है, हमास के मिलिट्री विंग अल कस्साम ब्रिगेड को मालूम है, उसके प्रवक्ता सबको मालूम है। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि पूरे घटनाक्रम पर एक छोटी सी लाइन में उन्होंने एक तरह से व्याख्या देने की कोशिश की है कि किस तरह से इजराइल बने बनाए काम को बिगाड़ रहा है, और अमेरिका चाहकर भी अपनी बातों को नहीं मनवा पा रहा है। इसलिए जो वर्ल्ड लीडर की उसकी भूमिका है, वो वर्ल्ड लीडर की भूमिका बाइडेन की कमजोर होती जा रही है। बाइडेन का मतलब अमेरिका का, न कि किसी एक खास नेता की भूमिका कम होती जा रही है। अब मार्क लैंडलर के आर्टिकल पर अगर गौर करें तो मार्क लैंडलर का आर्टिकल ये बता रहा है, वो अपने आर्टिकल में ये बता रहे हैं, वो भी बाकायदा विशेषज्ञों एक्सपर्ट के हवाले से वो बता रहे हैं कि नेतन्याहू का मकसद ये है कि जो 7 अक्टूबर को हमला हुआ, उस हमले की जो वजहें थी, जिन जिन लोगों ने उस हमले को अंजाम दिया, या जिन जिन लोगों का उसमें हाथ हो सकता है, उन सबके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया जाए। और जंग लड़ भी हो रहे हैं, कई मोर्चों पर जंग लड़ रहे हैं। सीरिया पर जंग लड़ रहे हैं, सीरिया मोर्चे पर, इराक मोर्चे पर जंग लड़ रहा है इजराइल, हमास के साथ गजा में जंग लड़ रहा है, हूतियों के साथ यमन में जंग लड़ रहा है, समंदर की जंग लड़ रहा है वो बाकायदा, और लेबनान में वो हिजबुल्लाह के साथ जंग लड़ रहा है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक हूती और हिजबुल्लाह है, अब तक तो यही देखने को मिला। तो उनका मकसद यह है नेतन्याहू का कि 7 अक्टूबर को जो घटना हुआ वैसी घटना फिर ना हो, वरना हमारी और नाक कटेगी, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा लोग मारे गए हैं जितना हालिया कई दहाई में, कई दशकों में इतने लोग नहीं मारे गए। तो ये एक बहुत बड़ी नाकामी है इजराइल के सुरक्षा तंत्र की, क्योंकि उसको हमास ने 7 अक्टूबर के दिन बहुत बड़ा सबक सिखाया, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। तो इनका मकसद ये है कि जितने भी मोर्चे पे हम जंग लड़ रहे हैं सबको हरा दिया जाए। और दुनिया का इतिहास यही कहता है, खासतौर से अमेरिका इजराइल का इतिहास, कि उसने हराया तो किसी को नहीं है। सीज फायर करवा लीजिए, समझौता करके पीछे हट जाइए, लेकिन हार और जीत का फैसला नहीं हो पाता। चाहे आप इराक का मामला ले लीजिए, चाहे आप अफगानिस्तान का मामला ले लीजिए, चाहे आप वियतनाम का मामला ले लीजिए, हर जगह अमेरिका और पश्चिमी देशों का यही हिस्ट्री रहा है कि उनको दुम दबा के भागना पड़ा है अगर लंबे समय तक वो टिके हैं। तो यही हालात हिजबुल्लाह के साथ भी बन सकता है इनका, यही हालात नेतन्याहू का गाजा में बन सकता है, क्योंकि हमने जैसा कि आपको बहुत पहले ही बता रखा है कि इजराइल का मतलब अमेरिका, अमेरिका का मतलब इजराइल। लेकिन इजराइल को समझना होगा कि वो एक पार्ट ऑफ अमेरिका है, वो अमेरिका का प्रॉक्सी है। अमेरिका यही साबित करने की कोशिश कर रहा है। अगर उनका प्रॉक्सी अब उन्हीं की बातों को मानने से इनकार करेगा तो इसके लिए अमेरिकन को सोचना पड़ेगा कि आखिर ये हो क्यों रहा है। तो हो इसलिए रहा क्योंकि आर्टिकल छापे जा रहे हैं, और आर्टिकल छापकर नेतन्याहू को समझाया जा रहा है। अब नेतन्याहू और इजराइल के जो आलोचक हैं, जो आलोचना करने वाले हैं, जो इनकी खामियां निकालने वाले हैं, उनका ये कहना है कि इजराइल जंग को बढ़ा रहा है बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी मकसद के। इस तरह से वो क्या कर रहा है आखिर? जैसा कि मैंने आपको आज के एपिसोड में आपने आपको एक पहले ही बता दिया था, इससे पिछले वाले एपिसोड में, कि किस तरीके से योआव गैलेंट का जो पत्र है नेतन्याहू को लिखा हुआ, कैबिनेट को लिखा हुआ, बड़े बड़े मंत्रियों को, रक्षा मंत्री और खुफिया एजेंसियों को लिखा हुआ जो लेटर था, उसमें इस बात को स्पष्ट तौर पर बताया गया कि कैसे उनका जंग दिशा विहीन है, बिल्कुल डायरेक्शन में नहीं जा रहा है जिस डायरेक्शन में उसको जाना चाहिए, और ना ही उनका मकसद क्लियर हो पा रहा है कि भाई हम कर क्या रहे हैं, जंग लड़ करके फिर हम करें क्या। उनका मकसद बिल्कुल क्लियर नहीं है, मतलब बिना मकसद क्यों एक जंग लड़ रहे हैं। उसी चीज की एक छवि शायद यहां भी नजर आ रही है, जिसमें आलोचक ये कह रहे हैं कि भाई इजराइल तुम तो जंग के दायरे को तो बढ़ा रहे हो, और जब जंग के दायरे को बढ़ा रहे हो तो तुम्हारे पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि आखिर इस जंग को किस अंजाम तक ले जाओगे, इसका संघर्ष का नतीजा क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा। इस बारे में इजराइल के पास कोई भी प्लानिंग नहीं है। इसमें बाकायदा ओबामा प्रशासन का भी जिक्र किया गया है कि उनके दौर में स्टेट डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, उनका एक अधिकारी का नाम है वली आर नस्र, जो अब जॉन्स हॉपकिंस स्कूल ऑफ एडवांस इंटरनेशनल स्टडीज में प्रोफेसर हैं।
तो नस्र साहब का कहना यह है कि आपके पास एक ऐसा अलगाव है जहां गठबंधन में जूनियर पार्टनर के पास इलाके के लिए एक बड़ा नजरिया है और सीनियर पार्टनर घटनाओं की प्रतिक्रिया देने की कोशिश कर रहा है। यह अमेरिका के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। मतलब यहां यह दिखाने की कोशिश की गई है कि अमेरिका जो है एक जूनियर पार्टनर हो गया और जो उस पूरे खित्ते को कंट्रोल करना चाह रहा है, जो पूरे खित्ते को प्रभावित कर रहा है, जो पूरे क्षेत्र को अपने कंट्रोल में करना चाह रहा है, वो एक सीनियर पार्टनर की भूमिका निभा रहा है। और ऐसे में ये घटनाक्रम अमेरिका के लिए बेहतर नहीं है, अमेरिका के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नस्र ने कहा है कि चीन और रूस जैसे बड़े कंपटीटर जिनके साथ प्रतिद्वंद बनी हुई है दोनों के बीच में, कि रूस और चीन दोनों ही अमेरिका के बिल्कुल अगेंस्ट रहते हैं, उनके साथ कई क्षेत्रों में इनका कंपटीशन चलता है। मतलब व्यापार के क्षेत्र सबसे अहम देख लीजिए, हथियारों के मार्केट में भी आप तीनों लोगों को देख सकते हैं, जिसमें रूस और चीन अमेरिका से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो आगे नहीं निकल सके हैं, लेकिन अमेरिका की जो विश्वगुरु वाली छवि है उसको जरूर प्रभावित कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये समझाने की कोशिश हो रही है कि अमेरिका भले ही अपने आप को सुपर पावर बनता हो, लेकिन अगर हम चाहें तो अमेरिका के सुपर पावर को चुनौती दे सकते हैं या चुनौती दिलवा सकते हैं। अब इसमें मार्क लैंडलर ने नस्र के हवाले से जो बताया है उसको गौर करने वाली है। नस्र साहब कहते हैं कि चीन और रूस जैसे जो प्रतिद्वंदी हैं इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि अमेरिका इजराइल को रोकने या मिडिल ईस्ट में जंग को रोकने में बिल्कुल नाकाम है, बिल्कुल नाकाबिल है। यानी पुतिन को आप ना तो कमजोर समझ सकते हैं और ना ही उससे अपने इरादे से पीछे हटने के लिए मजबूर कर सकते हैं। यही हाल चीन का भी है। वो ताइवान को अपना इलाका बताता रहता है, लेकिन अमेरिका ताइवान के मामले में टांग अड़ाता रहता है, ताइवान को पुश करता रहता है, उसको हथियार देता रहता है, उसके इंटरनल मामलों में दखल देता है ताकि चीन उससे अपना नजर हटा सके, वो चाहकर भी ताइवान को अपना ना बना सके। जबकि ताइवान को चीन अपना देश मानता है, यूनाइटेड नेशन में तक उसको अपना देश माना गया है, ताइवान को एक देश के तौर पर, चीन का एक हिस्सा के तौर पर कबूल किया गया है। लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं कर रहा। लेकिन अगर बाइडेन की बात, अमेरिका की बात इजराइल नहीं मानता तो न रूस किसी बड़े देश की बात मानेगा, न चीन मानेगा। वो भी अपनी मनमानी करने के लिए बेताब रहेंगे और ये दिखाएंगे कि देखो तुम वहां शांति बहाली के लिए तो कोशिश कर रहे थे, तो वो तो नहीं माना, जबकि तुम्हारा ही खड़ा किया प्रॉक्सी इजराइल है। हमसे फिर क्यों उम्मीद करते हो? वो तो तुम्हारा अपना था, लेकिन उसको हथियार भी तुम देते थे, वो तुम चाहते तो तुम मना भी कर सकते थे। और यहाँ जो है तुम यूक्रेन के लिए शांति कोशिश कर रहे हो, यूक्रेन के मामले में रूस से पीछे हटने के लिए बोल रहे हो, रशिया से पीछे हटने के लिए बोल रहे हो, और चाइना से भी कह रहे हो कि भाई साहब ताइवान के मामले में आप पीछे हट जाइए, ताइवान को हासिल करने के सपने ना देखिए, ताइवान के मामले में आप दखल ना दीजिए। फिर तो यही बातें सामने आएंगी और ये सब अमेरिका के लिए ठीक नहीं। इस मामले में यह भी बताया जा रहा है कि अगर मिडिल ईस्ट में जंग होता है तो अमेरिका को लंबे समय तक यहाँ पर टिकने के लिए मजबूर कर देगा। अमेरिका किसी भी जंग, किसी के साथ डायरेक्ट जंग नहीं लड़ना चाह रहा है। जैसे कि आप हालात हाजरा देख लीजिए, यूक्रेन जंग लड़ रहा है, बैक सपोर्ट में अमेरिका है, नेटो देश है, हथियार की सप्लाई कर रहे हैं, उसकी फाइनेंशियल इकोनॉमी उसके सुधारने में, उसकी फाइनेंशियल तौर पर कमजोरियों में उसकी मदद कर रहे हैं, उसको पैसे दे रहे हैं, उसको हथियार दे रहे हैं, लेकिन खुद डायरेक्ट अपनी सेना उतार करके रशिया के खिलाफ लड़ नहीं रहे हैं। यही हाल ताइवान के साथ भी है। ताइवान को ये लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन किसी भी मामले में खुद जा करके वहां चीन के खिलाफ जंग नहीं लड़ रहे हैं। इसमें यह भी बताया गया कि अमेरिका ने कौन से बड़े कारनामे किए जिसके बारे में दुनिया को शायद अभी मालूम ना हो। इसमें बताया गया है कि बंधकों और हमास के नेताओं की तलाश में मदद करने के लिए इजराइल में कमांडो तैनात किए, बाकायदा अमेरिका ने कमांडो तक तैनात किए। ईरानी मिसाइलों को मार गिराने की रोकने के लिए भी अमेरिका वहां मौजूद रहा। अमेरिका अपने पूरे सहयोगी पार्टनर्स के साथ, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, और आप इटली को ले सकते हैं, इन सब को लेकर के वो, यहाँ तक कि जॉर्डन को भी आप ले सकते हैं, उर्दन जिसको कहा जाता है, उसने भी, सब ने मिल करके ईरान के हमले को रोका, एक साथ मिल करके रोका। तो हर मामले में अमेरिका हर उस कांड को छिपाने के लिए, उसकी बचाव करने के लिए, इजराइल का हर तरह से बचाने के लिए
वो वहां खुद मौजूद रहता है। इसराइल को पूरी तरह से वो प्रोटेक्ट कर रहा है ईरान के हमलों से या दुश्मन के हमलों से या हमास, हूती, हिजबुल्लाह के हमलों से। आपने देखा होगा कि जंग गाजा में चल रही है, लेबनान में चल रही है, लेकिन अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये तमाम अपने फाइटर जेट ले जाकर के बाकायदा यमन के ऊपर हमला करते हैं। लाल सागर में जो है यमन के ऊपर हमला करते हैं, हूतियों के ऊपर ये लोग अटैक करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इसराइल को किसी भी तरह से अकेला नहीं छोड़ सकते। अकेला न छोड़ने के लिए बहुत सी वजहें हैं कि बनाने वाले ही यही लोग थे, तो फिर आखिर उसको अकेला छोड़े तो क्यों छोड़ें। अब जो ये जानकार हैं, एक्सपर्ट हैं, नसर साहब, नसर का ये कहना है कि इसराइल की मेन यही धारणा है कि जंग का दायरा बहुत बढ़ता है। बड़ा जंग अगर शुरू होता है तो अमेरिका इस जंग में कूदने के लिए मजबूर हो जाएगा। अमेरिका लड़ाई लड़ने के लिए आएगा और अमेरिका मिडिल ईस्ट में एक और लंबे संघर्ष की ओर बढ़ भी रहा है, ये बता रहे हैं नसर साहब। इसके साथ ही पत्रकार मार्क लैंडलर ने अमेरिकी चुनावों को भी ईरान के ऊपर हुए हमलों से जोड़ करके वो देख रहे हैं और उनका ये कहना है कि ये जंग ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है, मात्र 10 दिन बचे हुए हैं और ठीक 10 दिन पहले ही ये हमला हो गया। और इस बार का अमेरिकी चुनाव भी बहुत खास है क्योंकि जो बाइडेन तो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया है उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को, जो कि भारतीय मूल की हैं। और कमला हैरिस का टक्कर हो रहा है, आमना सामना हो रहा है पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ। तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये जो बड़ा टकराव देखने को मिल रहा है, इस तमाम चीज़ों को लेकर के मार्क लैंडलर ने बहुत ही गहराई से पड़ताल की है। उनका कहना है कि कमला हैरिस ने गाजा जंग पर राष्ट्रपति बाइडेन की तरह ही अपना नज़रिया बिल्कुल रखा है। बहुत खास फर्क दोनों के नज़रिए में देखने को नहीं मिल रही है। दोनों ही इसराइल को अपना समर्थन जारी रखते हैं। व्हाइट हाउस बिल्कुल मजबूती के साथ इसराइल के साथ खड़ा है और अपनी पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं कर रहा है, जिसके वजह से इलेक्शन में कमला हैरिस को बहुत तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत तरह के सवाल भी तो खड़े हो रहे हैं। कोई मीडिया कर्मी उठ करके सवाल खड़ा कर दे रहा है, कोई पब्लिक में से ही कोई शख्स उठ करके खड़ा हो जा रहा है, सवाल पूछने लग रहा है कमला हैरिस से। कोई सत्ताधारी दल यानी जो बाइडेन की पार्टी से खुद ही खड़ा होकर के सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर दे रहा है। एक लंबा प्रोटेस्ट न्यूयॉर्क में और वाशिंगटन जैसे कई इलाकों में, मिशिगन वगैरह कई इलाकों में जो है लंबे समय तक प्रोटेस्ट देखा गया। यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रोटेस्ट देखा गया, जिसमें यूनिवर्सिटी के छात्रों को बिल्कुल दमनकारी नीति के तहत, बहुत ही बेदर्दी के तहत दबा दिया गया। और उस प्रोटेस्ट को करने वालों में, इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले में ईसाइयों के साथ साथ यहूदी भी थे। यानी जाहिर सी बात है जायनुई लॉबी जो है, जो जायनिस्टों की लॉबी है, उसको कहीं ना कहीं से धक्का हो रहा था। हालांकि इस शब्दों का, इन चीज़ों का, इन एग्जाम्पल्स का उदाहरण इसमें नहीं दिया गया है, इन सब की मिसाल इसमें इस आर्टिकल में नहीं दी गई है, लेकिन इशारा जो है खुल करके उसी ओर है कि चुनावी अभियान में जो है कमला हैरिस को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही इसमें इस आर्टिकल में डोनाल्ड ट्रंप का भी जिक्र किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप का नेतन्याहू के साथ 2020 से ही तल्खी छाई हुई है, क्योंकि नेतन्याहू ने 2020 की जीत पर जो बाइडेन को बधाई दे दी थी, जिसके वजह से नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में तल्खियां थोड़ी तेज हो गईं। अब देखिए मामला इसमें क्या फंस रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का दामाद यहूदी है, एक कारोबारी है, और उसके साथ डोनाल्ड ट्रंप की बेटी का रिश्ता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बेटी का शादी कराया। यहूदियों में चीज़ है कि किसी गैर यहूदी के साथ वो शादी नहीं कर सकते, उसके लिए उन्हें अपने मजहब का कलमा पढ़ाना होगा, यानी यहूदियत अपनाना होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप की बेटी ने हंसी खुशी जो है अपने बॉयफ्रेंड के मजहब को एक्सेप्ट कर लिया और फिर उससे शादी कर ली, और इसी के साथ यहूदियों का और डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक अटूट रिश्ता बन गया। अब जो बाइडेन की पत्नी जो है यहूदी नहीं है, कमला हैरिस यहूदी नहीं है, तो यहूदियों का झुकाव कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ करके डोनाल्ड ट्रंप की तरफ जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप खुलकर कह भी चुके हैं वो कि नेतन्याहू को दबाने की कोशिश कर रहे हैं राष्ट्रपति जो बाइडेन, और जो बाइडेन नेतन्याहू को बार बार रोक रहे हैं, दबा रहे हैं। और अगर उनकी सरकार आती है तो ईरान के खिलाफ वो खुल करके इजराइल के साथ खड़े रहेंगे।
ये बातें वो सार्वजनिक मंचों पर वो कर चुके हैं। यानी जो बाइडन को ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि जो बाइडन ने बिल्कुल दबाने की कोशिश की, दबाने की कोशिश इसलिए की क्योंकि अमेरिका ने ये कह रखा था इजराइल के नेताओं से कि अगर हमला करना है ईरान के ऊपर तो ऐसे जगह पर हमला ना करना जिसका ताल्लुक परमाणु ठिकानों से है, परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं करना, ऑयल फैसिलिटीज पर हमला नहीं करना, वरना पूरे दुनिया में पूरे देश में एक नया बखेड़ा शुरू हो जाएगा। तो तमाम तरह के खतरों से आगाह कराते हुए इजराइल को दबाने की कोशिश की, बहुत तरह से दबाने की कोशिश की, ऐसा घोषित करने की कोशिश हो रही है इजराइल के उन नेताओं को जिनको आप डोनाल्ड ट्रंप के तौर पर जानते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप इस मामलों में बखूबी प्रचार कर रहे हैं, उनके साथ बाकायदा जो है प्रचार करने के लिए एलन मस्क खड़े हैं, अमेरिकी उद्योगपति, टेस्ला कंपनी वाले वो खड़े हैं, स्टारलिंक का इंटरनेट देने वाले एलन मस्क वो खड़े हैं। तो एक बड़े उद्योगपति का साथ भी मिला हुआ है उनको, और अमेरिका की जायोनी लॉबी डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। और ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है आने वाले इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हो जाए और उनको इलेक्शन में जीतने का मौका मिल जाए, यानी अगला राष्ट्रपति कमला हैरिस के बजाय डोनाल्ड ट्रंप बन सकते हैं। अब जानकारों का यह भी मानना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आती है तो मिडिल ईस्ट में जो उन्होंने इजराइल और बाकी देशों के लिए अब्राहम एकॉर्ड लागू कराया था उसमें भी ढिलाई दी जाएगी और उसका भी कहीं न कहीं से विस्तार देखने को मिलेगा। और याद रखिए, अरब देशों के साथ जो थोड़ा बहुत नरमी बरती गई इजराइल के साथ और इजराइल के रिश्ते जो बहाल हुए अरब देशों के साथ, वो डोनाल्ड ट्रंप के ही दौर में हुआ। और डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अरब देशों के साथ रिश्ते नॉर्मलाइज हुए और वो दोबारा से वो कोशिश कर सकते हैं अगर उनकी हुकूमत आती है तो इजराइल के लिए ये ज़्यादा मुफीद होगा, क्योंकि अरब देशों का रिश्ते उसके और भी ज़्यादा सामान्य होंगे, और भी ज़्यादा अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। लेकिन जानकार ये भी बता रहे हैं कि गाजा की जंग को बिना रोके, बिना सैन्य कार्रवाई के और बिना फलस्तीनी राज्य की स्थापना के, बिना फलस्तीन को मान्यता दिए जाने के बिना ही अगर इजराइल ये कोशिश करता है कि वो सऊदी अरब के साथ अपने रिश्ते बहाल कर ले, तो ऐसा बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सऊदी अरब पब्लिकली पहले ही अनाउंस कर चुका है कि जब तक फलस्तीनी राज्य को मान्यता नहीं दिया जाएगा तब तक इजराइल के साथ उसके रिश्ते नॉर्मलाइज नहीं किए जाएंगे। वो इजराइल के बारे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचेगा। और जो एक्सपर्ट हैं उनका ये भी मानना है कि जिस तरह की कोशिश अरब देशों और इजराइल के बीच में एक संबंध स्थापित करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को जाना जाता है, जो बाइडन का प्रशासन ऐसा नहीं कर सकता। अगर कमला हैरिस भी अगर आती हैं, राष्ट्रपति बनती हैं, अगर उनकी सरकार बनती है, तो भी वो वैसी कोशिश नहीं कर सकती जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने अरब देशों और इजराइल के साथ किया था कि दोनों के बीच में दोस्ताना याराना अच्छी खासी दोस्ती दोनों में करा दी थी। यूएई के तहत बहरीन को, कतर, इन सब की दोस्ती जो है डोनाल्ड ट्रंप के दौर में ही अच्छी खासी बनी है, और जो बाइडन के दौर में ऐसा नहीं हो सका। और ना ही कमला हैरिस से इस चीज़ की उम्मीद की जा सकती है कि अगर वो आती हैं तो, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप का चांस ज़्यादा है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आ सकते हैं। तो इजरायलियों के लिए यह भी ज़रूरी है, या यहूदी लॉबी को फॉलो करने वाले लोगों के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को चुनने का प्रयास करें। हालांकि इस आर्टिकल में अगर गौर किया जाए तो अमेरिका में इजराइल के जो पूर्व राजदूत हैं माइकल बी ओरेन, उनका यह कहना है कि फलस्तीन स्टेट की जो है ज़रूरतों पर असहमति के बावजूद भी नेतन्याहू और जो बाइडन के नज़रिए में बहुत ज़्यादा नज़दीकियां हैं, बहुत ज़्यादा समानता है। लेकिन ओरेन ने यह भी कहा है कि 7 अक्टूबर के हमलों के बाद व्हाइट हाउस का मानना यह है, नहीं अमेरिका का यह मानना है कि बिना मिलिट्री ऑपरेशन के मकसद को हासिल किया जा सकता है, जबकि नेतन्याहू ऐसा नहीं करना चाहते। यानी बाइडन प्रशासन ये चाहता है, व्हाइट हाउस ये चाहता है कि जो गाजा में मिलिट्री ऑपरेशन है, या इजराइल जिस मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए ताकत के जोर पे, हथियारों के जोर पे अपने मकसद को हासिल करना चाहता है, वो बातचीत के आधार पर, वो शांति के तहत जो है वो दूसरे रास्तों को अपना सकता है। क्योंकि देखिए, जंग चाहे कोई भी हो, लेकिन लास्ट में मिल बैठ कर ही सीज फायर करनी पड़ती है और समझौता फिर भी मानना पड़ता है। तो जो जंग आप पहले कर रहे हैं, जाहिर सी बात है अमेरिका ज़्यादातर जंगों में शामिल रहा है, उसको मालूम है टेक्निक कि हमें अपनी बात कैसे मनवानी है।
तो इजराइल ऐसा कर सकता था कि बिना हथियार उठाए, बिना जंग लड़े वो बहुत सी कोशिशें अपनी कर सकता था, अपने मकसद तो हासिल कर सकता था, लेकिन नेतन्याहू ने ऐसा नहीं किया। अब जो राजनयिक हैं उनका ये मानना है कि तारीखी रूप से, ऐतिहासिक रूप से अमेरिका मिडिल ईस्ट में उथल पुथल करने में कामयाब तो रहा, और खासकर 1973 में योम किप्पुर जंग ने इजराइल और मिस्र के बीच में एक समझौता कराने में कामयाब रहा, जिसको कैंप डेविड समझौता कहा जाता है, कैंप डेविड एकॉर्ड कहा जाता है। पहले फलस्तीनी इंतफादा ने क्लिंटन प्रशासन के दौरान शांति वार्ता के लिए एक मंच तैयार किया, यानी उस दौरान जो है वो क्लिंटन थे, और योम किप्पुर जब जंग हुआ तो इजराइल और मिस्र के बीच में शांति वार्ता कराने में क्लिंटन प्रशासन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और बाकायदा कैंप डेविड एकॉर्ड पर समझौता बन गया। यानी अमरीकियों ने एक बहुत कोशिश की कि बड़ा जंग होने से रोका जाए और समझौते के दम पर अपने मकसद को हासिल किया जाए, जबकि नेतन्याहू ऐसा नहीं कर रहे हैं। इजराइल और मिस्र में अमेरिका के पूर्व राजदूत डैनियल सी कुट्ज ने कहा है कि निश्चित रूप से यहाँ उम्मीद की एक किरण है, उम्मीद की एक झलक नजर आ रही है कि अगर आप इजराइल हैं, यानी अगर मान लीजिए कि आप ही इजराइल हैं और आप अपने 3 सबसे बड़े दुश्मनों को गंभीर रूप से कमजोर कर रहे हैं, तो आप खुद को कह सकते हैं कि आप इलाके में शांति अमन कायम करने का आपको मौका मिला है। ये बेहतर सुनहरा अवसर है। और जो कुर्द हैं इनका ये कहना है कि फिर भी जो बात मौजूदा हालात को बीते जंगों से अलग करती है वो ये है कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने क्रूर हमला किया, जिसमें इजरायलियों को बीते कई दहाइयों से कई लंबे जंगों की तुलना में ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। न केवल अमेरिका बल्कि दुनिया भर के कई खास देशों ने इस मामले में गहन चिंतन मनन किया, गौर किया, फिक्र किया इस मामले को लेकर के। इसमें उदाहरण के तौर पर ईरान का जिक्र किया गया है। ईरान का जिक्र करते हुए कहा गया है कि ईरान ने इजराइल के साथ अपने जंग को टकराव पर एक प्रतिक्रिया दी है। ये उसके अपने लीडरशिप के सवालों पर, आर्थिक समस्याओं पर, घरेलू अशांति के साथ साथ इजराइल के जरिए उसके प्रॉक्सी को नुकसान पहुंचाने का भी एक नतीजा था। यानी कि जितने भी नुकसान उसके प्रॉक्सीज को हो रही थी, आर्थिक तौर पर जितनी उसको परेशानी हो रही थी, उत्तराधिकार यानी लीडरशिप के मामले को लेकर जिस तरीके से दिक्कतें हो रही थी, बार बार उसके प्रॉक्सीज के लीडर मारे जा रहे थे, यहाँ तक कि आप इब्राहिम रईसी राष्ट्रपति मरहूम, उनके साथ जिस तरह की घटनाएं हुई, इन तमाम चीज़ों को लेकर लीडरशिप की क़यादत ईरान में सवालों के घेरे में आई, और ईरान ने फिर इन पर हमला भी किया। तो कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश है कि अमेरिका की बातें अगर इजराइल नहीं मान रहा है तो इजराइल अपना नुकसान कर रहा है, लेकिन इससे अमेरिका की इमेज को धक्का लग रहा है। विश्व गुरु की इसकी छवि जो है वो कमज़ोर पड़ रही है। इस आर्टिकल में यह भी कहा गया है कि जहां तक इजराइल का सवाल है, नेतन्याहू को अभी भी भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपी बनाया गया है और उनको केस मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि उन्होंने जो अति दक्षिणपंथी नेता हैं, यानी जो कट्टरपंथी नेता हैं, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया, उनके साथ गठबंधन में अपनी सरकार वो चला रहे हैं। और उन कट्टरपंथी नेताओं का नजरिया फलस्तीन को लेकर बिल्कुल अलग है कि भाई साहब ये मौका है, गजा में जंग चल रही है और जाओ तमाम फलस्तीनियों को फलस्तीन से बाहर निकालो, बेदखल करो उनको, और उनकी ज़मीनों, घर मकानों और पूरे उनके गजा इलाके पर कब्जा कर लो। तो ये कट्टरपंथी ये चाहते हैं, और उन्हीं के साथ मिलकर के नेतन्याहू अपनी सरकार चला रहे हैं। इसी के साथ अंत में इस आर्टिकल में एक शख्सियत का जिक्र किया गया है और उनका नाम है कर्ट ज़र। और ये कर्ट ज़र प्रिंस्टन में पढ़ाने वाले एक विशेषज्ञ हैं, और उनका ये मामला है कि जो पूरा वो मिडिल ईस्ट खत्ता एरिया है वहाँ पर एक नज़रिया है, लेकिन ये काम नहीं करेगा, ये केवल जंग को ही बढ़ावा देगा। तो ये जो पूरा आर्टिकल लिखा गया है मार्क लैंडलर के जरिए लिखा गया है, जो यूनाइटेड किंगडम के साथ साथ यूरोप, एशिया और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी विदेश पॉलिसी को, फॉरेन पॉलिसी को कवर करते आए हैं।
वे 3 दशक से ज़्यादा वक्त से वो पत्रकार हैं और मार्क लैंडलर एक जाना माना चेहरा है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स में ये उनका आर्टिकल छपा है और ये आर्टिकल ये बता रहा है कि साहब, बाहर से जैसा सब कुछ नज़र आ रहा है, अंदर से सब कुछ ठीक नहीं है। यानी बाहर से बिल्कुल फिट फाट और अंदर से बिल्कुल ठन ठन गोपाल, ऐसा मामला नज़र आ रहा है। अमेरिका और इजराइल अपने बीच में एक सामंजस्य बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू जंग को इसलिए ख़त्म नहीं करना चाहते क्योंकि उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, और इस्तीफा देने का मतलब कि कुर्सी से उनको हटना पड़ेगा, और जब दोबारा चुनाव होगा तो अमेरिकी तो उनको ऐसे ही देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। कई मौक़ों पर देखा गया, शोक सभा में देखा गया कि पब्लिक जो है, जो उनके लोग मारे जा रहे हैं, जो बंधक के परिवार वाले हैं या फिर जो सैनिकों के परिवार वाले हैं, वो नेतन्याहू पर चढ़ बैठ रहे हैं, वो नेतन्याहू पर लानतें भेज रहे हैं, उनके मुंह पर कह रहे हैं कि नेतन्याहू तुमको शर्म आनी चाहिए। तो हमने अभी तक जो है हमने हमारे किडनैप किए गए बच्चों को लाने में नाकाम रहे हो, हमारे लोगों का नुकसान हो रहा है, और तुम बड़ी बड़ी बातें करते रहते हो, यहाँ आकर प्रवचन सुनाते हो, उनको भगाने की कोशिश होती है। तो इस तरह से एक प्रधानमंत्री के तौर पर नेतन्याहू बहुत ही बदनाम है, और वहाँ उनके ऊपर करप्शन के बहुत लंबे लंबे चार्जेस भी हैं। मीडिया को बैन भी किया गया है अभी जंग के नाम पर, वहाँ सेंसरशिप लागू किया गया है। यहाँ तक की हालत ये है कि आए दिन वहाँ प्रोटेस्ट हुए हैं। नेतन्याहू को हटाने के लिए एक लंबा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है इजराइल में लंबे समय से, और ये वहाँ पर गाजा के जरिए या हमास के जरिए 7 अक्टूबर की घटना से पहले से वो जंग चला रहा है। मतलब इजराइल के भीतर आपसी जो जंग चल रही है सत्ता विरोध के खिलाफ, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो एक संघर्ष इजराइल के भीतर अभी भी पनप रहा है, लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हर तरह से उनको दबाने की कोशिश हो रही है। तो इससे अमेरिका को बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो बॉस वाली भूमिका नहीं निभा पा रहा है। मतलब आप समझ लीजिए कि उसके ऊपर, यानी इजराइल के ऊपर कोई हमला करे तो अमेरिका के खड़ा हो, हथियार भेजना हो तो अमेरिका के खड़ा हो, कोई दुश्मन हमला कर दे तो अमेरिका पूरा अपना लाव लश्कर ला करके साथ खड़ा होकर के इजराइल का बचाव करता है। अब तो यहां तक कहा जा रहा है कि जो इराक में स्पेस यूज किया गया वो इजराइल ने हमला नहीं किया बल्कि अमेरिका ने हमला किया। यानी आप सोच लीजिए कि अब जंग भी अमेरिका के नाम सुपुर्द किया जा रहा है कि भाई जंग ही अमेरिका ने लड़ा, लेकिन उसका नाम किसका हो रहा है? इजराइल का। तारीफें किसकी हो रही है? इजराइल की। तो वाहवाही और शाबाशी जो है वो इजराइल को मिल रही है, ताली इजराइल को मिल रही है और गाली अमेरिका को मिल रही है। तो ये बात जो बाइडन को बहुत बुरी लग रही है। जो बाइडन को ये समझ में आ रहा है कि मेरा अब वजूद नहीं है, मेरा वजूद का मतलब अमेरिका का ही वजूद नहीं, क्योंकि अमेरिका का कोई भी नेता आएगा तो पहले अपने वजूद को कायम करेगा। वो यही सोचेगा कि हम जो चाहें वो इजराइल करे, हमसे पूछ कर इजराइल करे। इजराइल अपने मन से अगर कुछ करेगा तो ये काम ठीक नहीं है। पर आप जरा गौर करिए, यहां इस आर्टिकल के जरिए हम ये भी समझ सकते हैं कि कैसे अमेरिका का जो मौजूदा लीडरशिप है, यानी जो बाइडन हो गया, कमला हैरिस हो गया, इनकी छवि सुधारने की कोशिश हो रही है इस आर्टिकल के जरिए। और अमेरिका के सबसे बड़े अखबार में ये छपा है, और अमेरिका के अगर सबसे बड़े अखबार में छपा है तो पूरे अमेरिका में इसको गौर से पढ़ा जाएगा और ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि भाई नेतन्याहू को समझाने के लिए जो बाइडन कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू अपने जिद पड़ा हुआ है। यानी सारा खामियाजा नेतन्याहू के ऊपर टालने की कोशिश हो रही है कि उसके ऊपर मढ़ दिया जाए सारा दोष। क्योंकि बहुत तरह से ये सवाल उठ रहा है कि भाई ऐसा कैसा कि सारी मदद आप कर रहे हो और फिर भी इजराइल के सामने आपको गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। आप कह रहे हो सीज फायर करो, इजराइल कह रहा है सीज फायर नहीं करेंगे। अमेरिका कह रहा है UNRW पे कोई रोक मत लगाना, ब्रिटेन कह रहा है ऐसा कोई रोक मत लगाना UNRW पे, लेकिन इजराइल बैन कर दे रहा है। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन के जो प्रमुख हैं, संयुक्त राष्ट्र के जो प्रमुख हैं, एंटोनियो गुटरेस, उनको भी इजराइल में आने पर बैन कर दिया। तो इस तरह तमाम तरह की चीज घटनाएं हो रही हैं, इसका जवाब तो अमेरिका को देना पड़ रहा है, क्योंकि इजराइल अमेरिका का पाला हुआ बच्चा है। ऐसे में बाइडन के लिए अपनी छवि को सुधारना बहुत जरूरी है, क्योंकि कमला हैरिस अब अगर चुनाव जीतना चाहती हैं तो उन्हें इजराइल को दबाकर कंट्रोल में रखना होगा और ये दिखाना होगा कि हमारे में वो क्षमता है कि हम इजराइल को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इजराइल के जरिए ही अमेरिका को अपने बड़े बड़े मकसद जो है वो हासिल कर रहे हैं। आप इस तरह से समझिए कि आप किसी बड़े रथ पर सवार हैं और घोड़े
अपनी दिशा में जा रहे हैं, लेकिन अगर सारथी के हाथ में, जो रथ चलाने वाला है, अगर उसके हाथ में ढंग से लगाम पकड़ने की टेक्निक अगर ना हो तो गाड़ी दिशा विहीन हो जाएगी। घोड़े अपने मन से दौड़ना शुरू करेंगे, बेकाबू हो जाएंगे। उसी तरह से इजराइल की लगाम को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका कोशिश कर रहा है, बाइडन, कमला हैरिस कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर इजराइल बेलगाम हो गया तो वो मकसद बेकार हो जाएगा जिसके लिए इजराइल की कयाम की गई थी, इजराइल को बनाया गया था। शायद यही कोशिश है ताकि बाइडन की ब्रांडिंग की जा सके, प्रचार किया जा सके, उसके लिए समर्थन जुटाया जा सके। लेकिन हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ये ज्यादातर चांसेस माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ही जीत सकते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं, हमारे वाले मोदी जी बहुत खुश होंगे। काहे खुश होंगे? लिपट लिपट कर उनको गले लगाने का मौका मिलेगा। हाउडी जो मोदी प्रोग्राम किया था ह्यूस्टन में, मोदी जी जाकर के वहां नारा लगाए थे, ट्रंप का हाथ लेकर खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा था कि अब की बार ट्रंप की सरकार, यानी भारत की फॉरेन पॉलिसी को जिन्होंने बट्टा लगा दिया, पलीता लगा दिया, अगर वही डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बनते हैं तो हमारे मोदी जी को ज्यादा खुश होने की जरूरत है। और नेतन्याहू तो खुश हो ही जाएगा क्योंकि उसको खुली छूट मिल जाएगी। लेकिन हालात कुछ भी बदल सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक व्यापारी है और डोनाल्ड ट्रंप ने ही अपने दौर में अफगानिस्तान की जंग को खत्म करवाया था और खत्म होते होते इलेक्शन के रिजल्ट आ गए, बाइडन की सरकार बन गई और बाइडन ने कड़वी घूंट पी करके अपनी सेना को अफगानिस्तान से बुला लिया और पूरी की पूरी सत्ता जो है वो तालिबान के हाथों में सौंप दी। तो इसलिए नेतन्याहू से बहुत ज्यादा इतनी भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भाई जब तक सत्ता नहीं मिल जाती, सत्ता के लिए तो लोग क्या क्या नहीं करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू से नाराज थे, फिर भी नजदीक आ गए। अब देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप के जरिए किस तरीके से इजरायली लॉबी को बढ़ावा दिया जा रहा है, ज़ायनियों को समर्थन दिया जा रहा है, ईरान के खिलाफ भड़काया जा रहा है। लेकिन अगर सत्ता बदल जाती है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये जंग को शांत नहीं कराएगा। क्योंकि याद रखिए, डोनाल्ड ट्रंप रूस के समर्थक माने जाते हैं, रूस के करीबी माने जाते हैं। वो ये पहले ही कह चुके हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो रूस और यूक्रेन का जंग तुरंत वो खत्म करवाएंगे, चीन के साथ रिश्ते बहाल करेंगे। इस तरह की तमाम चीजें बाइडन नहीं कर सके जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप कर चुके थे। मिडिल ईस्ट में जंग जारी है। इजराइल के ऊपर ईरान हमला करने के लिए तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि शनिचर के रोज ईरान इजराइल के ऊपर हमला कर सकता है। यह हमला कब तक चलेगा, एक दूसरे को लाल आंख दिखाने की कार्यक्रम कब तक चलेगा, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि मिडिल ईस्ट में, गाजा में, लेबनान में शांति विराम की बातें हो रही हैं। गाजा में अगर सीज फायर नहीं होगा तो लेबनान शांत नहीं बैठेगा, हूती शांत नहीं बैठेंगे यमन में, इराक में जो इराकी हिजबुल्ला है वो भी शांत नहीं बैठेंगे। और लेबनान का हिजबुल्ला तो पहले ही मुंह बाए खड़ा है, वो लड़ रहा है, बहुत घातक हमले भी कर रहा है, रोजाना इजराइल के सैनिकों को भी मार रहा है। सीरिया में जो मौजूद ईरानी मिलिशिया हैं, प्रॉक्सीज हैं, वो भी शांत नहीं बैठेंगे। और हमास तो आज तक लड़ रहा है। तो इसलिए शांति विराम वहां लागू करना होगा, वरना शांति लागू नहीं होगा। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में, चूंकि हमारी जितनी भी स्टोरीज आ रही हैं, जितने भी बुलेटिन से खबर आते हैं, वो तमाम एनालिसिस के शक्ल में होता है। खबरें, न्यूज़, स्टोरी, ये सब एनालिसिस के तौर पर हम पेश करते हैं, विश्लेषण के तौर पर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। भाषा मैंने बिल्कुल बेहद आसान, बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज का मैंने इस्तेमाल किया। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन ही मिल जाया करे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तब्रेज़ को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।